आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से हम लोग सॉल्व पेपर का अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आदिकाल का अध्ययन प्रारंभ किया है और 200 प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आगे के प्रश्नों का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। तो साथियों, बिना समय गवाए हम लोग प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं। तो परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 202 का उत्तर परमात्मा प्रकाश का जवाब आपने दिया रचनाकार जोइंद्र या योगेंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो पाहुण दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। परमात्मा प्रकाश, योग सार, ये दोनों रचनाएं जोइंद्र या योगेंद्र की हैं। कुमारपाल चरित योग शास्त्र हेमचंद्र की रचना 12वीं शताब्दी की है। प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन, देसी नाम मालाकोश, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये सारी रचनाएं हेमचंद्र की हैं। वहीं प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग का है, 1304 ईस्वी का रचना काल है। आगे कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई हैं और रचना काल के दृष्टि से इनको सुमेलित करना है, तो फटाफट इसको सुमेलित करते हैं। तो मृगावती रचना जो है, इसका रचना काल 1501 ईस्वी है। वहीं ज्ञानदीप का 1619 ईस्वी और इंद्रावती का 1744 ईस्वी और अनुराग बांसुरी का समय काल है 1764 ईस्वी। यानी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। तो सोम प्रभु सूर्य की यह रचना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी में सोम प्रभु सूर्य द्वारा लिखी गई रचना है। यह गद्य पद मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है और इसके रचनाकार हेमचंद्र हैं। अंगबधू किस कवि की रचना है। तो अंगबधू का रचनाकार आपने दयादू दयाल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अंगबधू के संकलनकर्ता रज्जब हैं और हरणेवाणी नाम से दादू की रचनाओं का संग्रह है। आगे काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों में से सही अनुक्रम क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कुमार रासो का रचना काल 9वीं शताब्दी है, 9वीं शती है। वहीं बीसल देव रासो 1155 ईस्वी की रचना है, 1155। चंदन बाला रास यह 1200 ईस्वी की रचना है और पौम चरियु यह 8वीं शताब्दी की रचना है। तो सही अनुक्रम अगर इसका मिलाएंगे आप तो बनेगा पौम चरियु स्वयंभू की रचना है यह, और कुमार रासो के रचनाकार दलपत विजय हैं। बीसल देव के रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं और आसगु कवि हैं चंदन बाला रास के। तो 8 पौम चरियु, उसके बाद आपका कुमार रासो, फिर बीसल देव रासो, फिर चंदन बाला रास है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सबरस के रचनाकार कौन है। सबरस मुल्ला वजही की रचना है। सबरस 1635 ईस्वी की दक्षिणी गद्य में प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की रचना है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। आगे हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। तो हठ योग का प्रभाव गोरखनाथ पर पड़ा है, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
नाथ पंथ का मूल बौद्धों का ब्रजयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों से उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, खट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। अगला, कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो उद्योतन सूर्य की रचना है कुबलय माला कथा। इसके बाद राउरवेल का रचनाकार रोड़ा कवि है। चंपू काव्य है। उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा की रचना है। वहीं वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का शब्दकोश ग्रंथ है और मैथिली भाषा में लिखा गया है। राउरवेल की भाषा अवधी है। कुबलय माला कथा की राजस्थानी है। इसके बाद अहदमाण की रचना है। तो प्रश्न संख्या 210 का राइट आंसर क्या होगा? संदेश राशक आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्राकृत पैंगलम यह सुमत की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर की रचना है और याकोबी के अनुसार सुमत की रचना है। 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इस रचना का रचना काल है। वहीं अब्दुल रहमान की रचना संदेश राशक है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। इसके बाद 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। कौन इसमें? तो 8वीं शताब्दी के कवि हेमचंद्र नहीं है। हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के कवि हैं। कवियों का विवरण देख लेते हैं। तो सरापा 8वीं शताब्दी के दोहा कोश इनका है। इसके बाद हेमचंद्र 11वीं शताब्दी का शब्दानुशासन प्रमुख रचना। सबरपा स्वयंभू 8वीं सदी के हैं। सबरपा की रचना चर्यापद और स्वयंभू की रचना पौमचर्यु है। अगला प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ इसमें कौन सा है? तो मैथिली में ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर ग्रंथ जो है प्राचीनतम भाषा ग्रंथ है। इसकी रचना 14वीं शताब्दी मानी जाती है। इसके अलावा कीर्तिलता विद्यापत की, चर्यापद सबरपा की और ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की रचनाएं हैं। इसके बाद पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो पुष्पदंत की प्रबंध रचना इसमें ऋण कुमार चर्यु है। ऋण कुमार चर्यु या नाग कुमार चर्यु यह पुष्पदंत का प्रबंध काव्य है। रिठनेम चर्यु अथवा अरिष्टनेम चरित यह स्वयंभू की रचना है। पौम चर्यु या पद्मचरित स्वयंभू की रचना है। वहीं सूर्य पंचमी अथवा भविष्यत का धनपाल की रचना है। आगे, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में लिखी गई गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया है। यह एक शब्दकोश ग्रंथ है जिसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। राजमती इसमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती विसल देव की रासो ग्रंथ की नायिका है। 1155 ईस्वी में लिखा गया यह नरपति नाल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और यह एक गेय काव्य है जिसमें 4 खंड और 2000 चरण हैं। इसे वीर गीत काव्य भी कहा जाता है और श्रृंगार प्रधान रचनाएं इसमें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? देख लेते हैं। स्वयंभू, सराहपाद, गोरखनाथ और पुष्पदंत। तो जवाब हो जाएगा सराहपा को, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अन्य विद्वानों के अनुसार पुष्य या पुंड कवि को शिव सिंह सेंगर ने माना है। ग्रियर्सन ने भी पुष्य या पुंड को माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने सराहपाद को माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, जबकि गणपत चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूर्य को माना। वहीं चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है और आचार्य शुक्ल ने चंद्रप्रदायी को माना है। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें जो है रचना काल के अनुसार कुतुबन के बाद उस्मान के बाद कासिम शाह के बाद नूर मोहम्मद है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो रचना काल के अनुसार दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राशक और कीर्तिलता, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर रचनाकार के अनुसार, रचना काल के अनुसार काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें ललित ललाम 1664 ईस्वी, भाव विलास 1689 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी का है। इसके बाद जगत विनोद है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बाद जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म काल है 1903 ईस्वी, जैनेन्द्र का 1905 ईस्वी, अमृतलाल नागर का है 1916 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म है 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी यानी कि सबसे पहले आएंगे आपके भगवती चरण वर्मा, फिर जैनेन्द्र, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है फिर रचनाओं को सुमेलित करना है। फटाफट सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। कुमारपाल प्रतिबोध, यह रचना सोम प्रभु सूर्य की है। प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना है। इसके बाद कुमारपाल चरित हेमचंद्र की रचना है और हमीर रासो शारंगधर की रचना है। परमाल रासो जन्मिक की रचना है। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फिर सुमेलित करना है आपको दी गई रचनाओं के साथ। तो राठौड़ा री ख्यात, यह रचना जो है दयाल दास की रचना है। वैराट पुराण जो है गोरखनाथ की रचना है। और पुष्पदंत का संबंध जो है, पुष्पदंत का संबंध इसमें उत्तर पुराण से है, जबकि जिनदत्त सूर्य का संबंध उपदेश रसायन से है और सारंग पद्धत सारंगधर की है। इसके बाद सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व जो है वो ज्ञान था। ब्रजयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलाने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है यह व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार संगत क्रम क्या होगा। काल क्रमानुसार संगत क्रम इसमें आपको बताना है। कुबलय माला कथा 8वीं शताब्दी की रचना है। वहीं राउरबेल 10वीं शताब्दी की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की और कीर्तिलता 13वीं शताब्दी की रचना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। इसके बाद फिर काल क्रमानुसार आपको सबसे पुराने कवि बताना है। तो इसमें विद्यापति को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्यापति का समय काल 1350 से 1450, सूरदास का 1478 से 1583, तुलसी का 1532 से 1623 और बिहारी का 1595 से 1663 तक है।
इसके बाद खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नामपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो जवाब हो जाएगा कणापा का। इसके बाद गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो जवाब हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़तवाल का। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? जवाब हो जाएगा शिव सिंह सरोज में। फिर आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। आगे निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्धों में प्रथम कवि सरापा हैं, सिद्ध साहित्य में चर्या पद और दोहे में हुई है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। यह कथन गलत है, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा है। इसके बाद कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ की रचना है और इस पुस्तक का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 235 का राइट आंसर आपने चयनित किया भारतेश्वर बाहुबली रास को। बिल्कुल सही जवाब सालिभद्र सूर्य की यह रचना है और इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में सालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि और उनकी कृति भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना माना है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? प्रश्न संख्या 236 का सही जवाब आपने रासो साहित्य बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल, वहीं गिरियर्सन ने चारण काल की संज्ञा दी है। आदिकाल हिंदी का विधारा में उपलब्ध कौन सा नहीं है? जवाब हो जाएगा सिख साहित्य। इसके बाद आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य में प्रमुख रस जो है वो वीर रस है और इसी रस को ध्यान में रख करके वीर गाथा काल नाम दिया गया। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास भी स्वयंभू को कहा जाता है। भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल हैं। इसके बाद किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा? तो आचार्य शुक्ल ने। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। इसके बाद चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने वाले रामकुमार वर्मा हैं। गणपत चंद्रगुप्त सालिभद्र सूर्य को मानते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो जवाब हो जाएगा स्त्री प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी में सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यातित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक
अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के भी प्रथम कवि सराफा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्ध हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। इसके बाद अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है, तो यह एक खंड काव्य विधा की रचना है और धर्मेतर रास ग्रंथ है ये, जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा 13वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। आलाउद्दौला नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें है, तो जवाब हो जाएगा परमाल रासों में। इसके बाद नाथ पंथ के प्रणेता कौन है, तो गोरखनाथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि की पंक्तियां हैं, खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई, तो यह विद्यापति की पंक्ति है, विकल्प इसका राइट आंसर है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। इसके बाद गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य इसमें कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा राउरवेल। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है, तो इसमें गद्य काल नाम आदिकाल का नहीं है, बाकी वीर गाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल आदिकाल के नाम है। चारण काल संज्ञा जॉर्ज गियर्सन ने दी, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल जी ने, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और संधि काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और आधार काल कहा है सुमन राय जी ने। इसके बाद इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है, तो चंद्रवरदा याज्ञनिक आदिकाल के कवि है, नाभादास विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है, तो आदिकाल की रचना विद्यापति की पदावली है। इसके बाद बीसल देव रासों के रचयिता कौन है, तो बीसल देव रासों के रचयिता नरपति नाल हैं। परमाल रासो जगनिक की रचना, जयचंद प्रकाश केदार भट्ट की रचना, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, तो आदिकाल की भाषा इसमें जो है विकल्प से डिंगल पिंगल है। इसके बाद अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, जवाब हो जाएगा पद्धरिया छंद। अगला प्रश्न है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन रिपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है, तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कि राजमती से रूटकर बीसलदेव रासो कहां गया था, तो जवाब हो जाएगा उड़ीसा। सन 927 कथा आरंभ बयान कवि कहा में 927 ईस्वी सन क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा 1520 ईस्वी, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। तो 927 ईस्वी जो है यह हिजरी संबत है और इसका सन में लगभग 1520 ईस्वी आएगा। इसके बाद इसमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, जवाब हो जाएगा पौंचेरियो। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया, जवाब हो जाएगा चारण काल। ग्रियर्सन ने 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को चारण काल नाम दिया है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या यहीं पर लेगी विराम। राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल और बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।